This video is brought to you by Alpine Academy, subject Biology, class first year intermediate, SIN textbook board Jamshoro. Biology. Now we discuss about factor affecting enzyme activity. Following are the factors which affect the enzyme activity: concentration of substrate, temperature, pH, coenzyme activators and inhibitors, वाटर एंड रेडिएशन। ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं, असरअंदाज करते हैं या उसका मुतासिर करते हैं। इनमें सबसे पहले है कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन, जो अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट जो है वो कम या ज़्यादा हो तो क्या हो सकता है। इसके बाद जो है टेम्परेचर का क्या रोल होता है कि वो एंजाइम की एक्टिविटी के ऊपर कैसे असरअंदाज होता है, और पीएच जो है वो कैसे एंजाइम की एक्टिविटी को असरअंदाज करता है, या को एंजाइम्स एक्टिवेटर या इनहिबिटर्स के बारे में हम पढ़ेंगे। इसके बाद जो वाटर है उसके बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद जो रेडिएशन है इसके क्या क्या नुकसानात हैं, या फिर इसकी वजह से एंजाइम की एक्टिविटी के ऊपर क्या असरात मुरतब होते हैं, इनको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, कि सबस्ट्रेट के जो कंसंट्रेशन है वो कैसे असरअंदाज होती हैं एंजाइम की एक्टिविटी के ऊपर। The rate of reaction increase with an increase in the concentration of substrate until the available enzyme becomes saturated with substrate. ये यहाँ पे ये बात कही गई है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसको स्पीड अप करने के लिए ज़रूरी है कि जितने एंजाइम्स है वहाँ पे उतने सबस्ट्रेट मौजूद हों। अगर वो एंजाइम जो है सबस्ट्रेट के साथ सेचुरेटेड हैं तो ठीक है। सेचुरेटेड होने के बाद भी अगर कोई एंजाइम वहाँ पे बचते हैं तो ज़रूरी है कि वहाँ पे सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को बढ़ा दिया जाए ताकि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो इंक्रीज हो। लेकिन अगर जो सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन है वो एंजाइम के सेचुरेशन के बाद भी बढ़ा दिए जाए तो तब वहाँ पे रिएक्शन जो है वो पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि जो सबस्ट्रेट है वो बहुत ज़्यादा होंगे, हायर लेवल पे होंगे, और इसकी वजह से वो जो एंजाइम की एक्टिविटी जो है वो मज़ीद इंक्रीज नहीं होने वाली है। देयर इज़ नो इंक्रीज इन द एंजाइमेटिक एक्टिविटी टू अ सर्टेन हायर लेवल ऑफ सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। देखिए यही बात यहाँ पे की गई है। अगर आप सबस्ट्रेट को बढ़ा दें, जितना भी बढ़ा दें, लेकिन उससे जो है एंजाइम की एक्टिविटी जो है इंक्रीज नहीं होगी, क्योंकि जितने एंजाइम ने सबस्ट्रेट के साथ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाना था उतने एंजाइम्स ने तो बना लिए एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, लेकिन जो रिमेनिंग सबस्ट्रेट रह जाते हैं उनका वहाँ पे होने का कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि उनकी वजह से एनर्जी जो एंजाइम जो होते हैं वो अपना रिएक्शन जो है उसको मजीद स्पीड अप नहीं कर सकते, क्योंकि उनके लिए जितने सबस्ट्रेट की जरूरत थी उनको ऑलरेडी मिल गए हैं, तो मजीद उसके ऊपर सबस्ट्रेट लगाने का कोई फायदा नहीं होता। एट अ वेरी हाई कंसंट्रेशन द सबस्ट्रेट exert retarding effect upon enzyme action। अगर सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन जो है वो हद से ज़्यादा हो तो हो सकता है कि वो एंजाइम की जो एक्टिविटी होती है उसको बिल्कुल ख़त्म कर दे, या एंजाइम जो है वो बिल्कुल अपना जो वर्क है उसको परफॉर्म न कर सके। दे मे बी ड्यू टू टू रीजन्स, इसके दो रीजन्स हो सकती है। हायर क्वांटिटी ऑफ सबस्ट्रेट देन एंजाइम, अगर सबस्ट्रेट की क्वांटिटी जो है वो एंजाइम से ज़्यादा हो तब भी एंजाइम जो है अपना वर्क परफॉर्म नहीं करेगा। एक्यूमुलेशन ऑफ इन प्रोडक्ट इज हाई क्वांटिटी, अगर किसी रिएक्शन का जो प्रोडक्ट जो बना है, जितना बनना था, अगर वो बनता जा रहा है तो वो एक्यूमुलेट होता जा रहा है, जमा होता जा रहा है, तो उससे भी एंजाइम की एक्टिविटी जो है इंक्रीज नहीं हो सकती। Hence, substrate and enzyme concentration are directly proportional up to the certain maximum velocity, after which further increase in substrate concentration has no effect on the rate of reaction। इसमें यही बात बताई गई है कि जो सबस्ट्रेट और एंजाइम जो सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन और एंजाइम जो है वो एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं, एक लेवल तक, एक मैक्सिमम हद तक। ये जितना सबस्ट्रेट बढ़ाएंगे उतना जो है वो एंजाइम एक्टिविटी जो है वो फास्ट हो जाएगी। लेकिन अगर एक हद से ज़्यादा सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ती चली जाए तो उससे जो है फर्दर एंजाइम की
एक्टिविटी पे या एंजाइम के जो रिएक्शन थी या उसकी एक्टिवनेस थी उस पर कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। इसके बाद जो सेकेंड टॉपिक है वो है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर का क्या इफेक्ट हो सकता है एंजाइम की एक्टिविटी पर। हाँ, तो यहाँ पे इसको डिस्कस करने से पहले एक पॉइंट नोट कर ले कि ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या होता है। ऑप्टिमम टेम्परेचर जो है वो एक मैक्सिमम टेम्परेचर होता है जिसके ऊपर जो है कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी जो है वो कोई एक्टिविटी शो कर सकती है या फिर वो अपना कोई भी काम जो है वो परफॉर्म कर सकती है। जिस तरह से अगर हम ह्यूमन की बात करें तो वो 37 डिग्री जो है 37 डिग्री सेल्सियस जो है वो इसका ऑप्टिमम टेम्परेचर है। तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन एंजाइम एक्टिविटी। एंजाइम्स आर सेंसिटिव टू टेम्परेचर। एंजाइम जो है वो टेम्परेचर सेंसिटिव होते हैं। Each enzyme has its optimum temperature for its maximum activity. Above and below this temperature, its rate of reaction decreases. हर एंजाइम जो होता है वो टेम्परेचर सेंसिटिव होता है और इसका अपना एक खास ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है, एक फिक्स टेम्परेचर होता है। उस टेम्परेचर से टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए या कम कर दिया जाए तो उससे जो है एंजाइम की जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डिक्रीज होती चली जाएगी। सपोज हम एक बात करते हैं कि एक एंजाइम जो है वो 15 सपोज एक एंजाइम जो है वो 27 डिग्री पे अपना वर्क जो है वो परफॉर्म कर रहा है, तो अगर उसको हम 10 डिग्री पे लेके आएंगे तो अपना वर्क जो है वो परफॉर्म नहीं कर सकेगा। और अगर उसी को हम 30 डिग्री पे लेके जाते हैं तो वहां पे फिर जो एंजाइम है वो डीनेचर हो जाएगा और वो अपना वर्क जो है वो परफॉर्म नहीं कर सकेगा। जब एंजाइम ही डीनेचर हो जाएगा वो रहेगा ही नहीं तो वो वहां पे काम कैसे करेगा। और जो टेम्परेचर लो टेम्परेचर पे अगर हम लेके आए उसको तो जो लो टेम्परेचर पे वो अपना काम तो परफॉर्म नहीं करेगा लेकिन वो डीनेचर भी नहीं होगा, यानी वो वहां पे खत्म भी नहीं होगा, उसकी प्रॉपर्टी जो है वो रहेगी। जब उसको अपने मेयार के हिसाब से या जो उसका फिक्स टेम्परेचर था उस हिसाब से उसको टेम्परेचर मिले तो वो फिर से काम करना शुरू करेगा। मोस्ट ऑफ द एंजाइम आर हाईली एक्टिव एट अबाउट 37 डिग्री। जो ज़्यादातर एंजाइम्स होते हैं वो 37 डिग्री पे हाईली एक्टिव होते हैं या फिर अपने जो रेट ऑफ रिएक्शन को ये बढ़ा देते हैं। एंड ऑल द कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। और सारे एंजाइम्स जो हैं वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे जाएंगे तो ये डीनेचर हो जाएंगे। 100 तो क्या ये 80 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी चले जाएं तो मे भी एंजाइम जो है वो डीनेचर हो जाए। वेयर्स एट मिनिमम टेम्परेचर अगर इसको 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे या 0 डिग्री सेल्सियस पे इसको लेके चले जाएं तो जो एक्टिविटी हो जाएगी वो रिड्यूस हो जाएगी लेकिन एंजाइम जो है वो डिस्ट्रॉय नहीं होगा। ये पॉइंट हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है कि 0 डिग्री पे टेम्परेचर या लो डिग्री पे टेम्परेचर अगर हो तो एंजाइम जो है उसकी एक्टिविटी डिक्रीज हो सकती है या फिर एंजाइम जो है वो बिल्कुल भी काम नहीं करेगा लेकिन वो डिस्ट्रॉय नहीं होगा। अगर टेम्परेचर जो है वो उसके ऑप्टिमम टेम्परेचर से ज़्यादा मिले वहाँ पे तो हो सकता है कि एंजाइम वहाँ पे डीनेचर हो सकता है कि बल्कि ऐसा होगा ही कि टेम्परेचर ज़्यादा हो तो वहाँ पे एंजाइम जो है वो डीनेचर होगा और एंजाइम जो है वहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाएगा। आप इस ग्राफ में देख सकते हैं कि आपके बुक के पेज नंबर आई थिंक 46 में ये डायग्राम जो है ये ग्राफ जो है वो दिखाया गया है। यहाँ पे दिखाया गया है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो और उसके बाद जो टेम्परेचर है उस हिसाब से कैसे हो रहा है। तो यहाँ पे दिखाया गया है कि आई थिंक जो ह्यूमन का अगर यहाँ पे दिखाया गया ह्यूमन एंजाइम जो है वो 37 डिग्री तक जो है इसका जो इसके जो एंजाइम्स हैं ह्यूमन के एंजाइम्स हैं वो अपना वर्क जो है परफॉर्म कर रहे हैं। 37 के बाद देखिए इनके जो एक्टिविटी है एंजाइम वो डिक्रीज हो रही है। जबकि एक एंजाइम यहाँ पे दिखाया गया है बैक्टीरिया का। बैक्टीरिया का यहाँ पे जो एंजाइम है वो कैसे काम कर रहा है, वो 40 डिग्री से इसका काम शुरू हो रहा है। आई थिंक ये 70 के करीब जो डिग्री है वहाँ पे ये हाईली वर्क जो परफॉर्म कर रहा है, इसकी एक्टिविटी जो है वो हाई हो जाती है वहाँ पे।
या ऑप्टिमम जो इसकी एक्टिविटी है वो 70 डिग्री तक होगी। और 70 डिग्री के बाद देखें ये डिक्रीज हो रहा है, इसकी जो रेट ऑफ रिएक्शन है इसका ये डिक्रीज हो रहा है। इट मींस डेट कि ये इससे ज़्यादा डिग्री पे काम नहीं कर सकता है। अगर इसको हम 100 पे लेके जाएं तो ये टीनेजर होंगे और ये अपना वर्क जो है वो परफॉर्म नहीं कर सकेंगे। और अगर हम इसको 0 डिग्री पे लेके आएंगे तो ये कोई जो रिएक्शन है उसको स्पीड अप तो नहीं कर सकेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा तो नहीं सकते, लेकिन वहां पे ये जो एंजाइम है ये डीनेचर नहीं हो जाएंगे। Alpine Academy provides online tuition for all subjects of class 9th, metric, first year and inter. Please contact us on this WhatsApp number. इफेक्ट ऑफ पीएच, पीएच जो है वो पावर ऑफ हाइड्रोजन है। और ये जो पीएच स्केल जो होता है वो 14 तक होता है, 0 से लेके 7 जो होता है वो इसका न्यूट्रल होता है। 7 से बिलो जो होते हैं वो एसिडिक इन नेचर होते हैं, एसिडिटी होती है। जबकि 14 तक, 7 से लेके 14 तक, 7 के बाद से लेके 14 तक जो है ये बेसिक होते हैं। यानी ऐसे एलिमेंट जो जिनके पीएच जो है वो 0 से लेके 7 तक हो, 0 से लेके 7 से कम हो तो इसका मतलब है वो एसिडिक इन नेचर होते हैं। अगर वो 14 से 7 से ज़्यादा हो तो इसका मतलब है वो बेसिक इन नेचर होते हैं, यानी वो बेस होते हैं। तो एंजाइम जो है वो कैसे इफेक्ट करेगा? द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम वेरीज कंसिडरेबली विद पीएच and there is generally a marked optimum pH for each enzyme. For example, pepsin of stomach has a optimum pH of 1.4. यहाँ पे ये कहा गया है कि जो हर एंजाइम जो होता है उसका एक स्पेसिफिक पीएच होता है। हर एंजाइम के लिए पीएच जो है वो फिक्स्ड होता है और वो उसी के ऊपर ही काम करेगा। यहाँ पे पेप्सिन की एग्जांपल दी गई है जो कि स्टोमक में पाया जाता है, जिसका काम ये होता है कि वो प्रोटीन को ये डाइजेस्ट करता है। पेप्सिन जो है वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है और ये स्टोमक में पाया जाता है। इसका जो ऑप्टिमम पीएच होता है वो 1.4 होता है। अगर इसको ऐसा पीएच दिया जाए कि ये सपोज हम इसको 2.5 पीएच देते हैं या 6 पीएच देते हैं तो वहां पे ये अपना वर्क जो है वो परफॉर्म नहीं कर सकता। इट इज इनएक्टिव इन न्यूट्रल और अल्कलाइन सोल्यूशन। देखिए बताया गया है कि ये जो है इनएक्टिव होता है न्यूट्रल, फिर न्यूट्रल पे या फिर जो अल्कलाइन सोल्यूशन होता है वहां पे ये इनएक्टिव होता है, ये अपना जो वर्क है वो परफॉर्म नहीं कर सकता। यहाँ पे आपके बुक में जो एक ग्राफ दिखाया गया है पेज नंबर 47 में, ये रेट ऑफ रिएक्शन और पीएच को यहाँ पे इन लोगों ने शो किया है कि जो अगर पीएच जो है ऑप्टिमम पीएच, अगर पेप्सिन की अगर हम बात करते हैं तो इसका जो ऑप्टिमम जो पीएच है वो हमने कहा था कि 1.4 है। सही है। तो ये जो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो पेप्सिन के अगर हम देखते हैं तो ये रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो 4 तक कर रहा है, इसकी रिएक्शन जो है वो पॉसिबल हो रही है। उसके बाद जो है ये रिएक्शन परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, 0 से लेके 4 तक ये रिएक्शन परफॉर्म कर पा रहा है। इसके बाद 2 पे देखें, 2 पे जो है इसके जो रिएक्शन है वो हाई हो गई है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो है ये पेप्सिन जो है वो ज़्यादा वर्क कर रहा है। जबकि जो ट्रेप्सिन की यहाँ पे जो एग्जांपल दी गई है उसमें जो ग्राफ बताया गया है वो ये है कि ये 6 से पहले पहले ये अपना वर्क जो है वो शुरू कर रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन इसकी बढ़ती चली जा रही है। और 8 पे जाके इसका जो अगर इसकी पीएच जो है वो 8 हो तब जो है ये हाई रेट ऑफ रिएक्शन इसकी होगी और फिर ये उसके बाद डिक्रीज होती चली जाएगी, फिर 10 तक ये आके अपना काम कर सकता है। लेकिन ये ज़्यादातर काम 8 तक कर सकता है, पीएच 8 तक कर सकता है और पेप्सिन जो है वो ज़्यादातर काम 2 पीएच पे कर सकता है।
तो ये एक पीएच ग्राफ जो शो किया गया था, उसका इफेक्ट जो है कि एंजाइम की एक्टिविटी पर कैसे होता है, ये इस ग्राफ में बताया गया है। इसके बाद हम जो फोर्थ फैक्टर इसका है उसको हम डिस्कस करेंगे। कोएंजाइम, एक्टिवेटर और इनहिबिटर्स को हम इसमें डिस्कस करेंगे। Enzyme action is frequently accelerated or inhibited by the presence of other substances called cofactors. Cofactors have been divided into three categories. जो enzymes होते हैं उनका जो रेट ऑफ रिएक्शन है, या फिर ये जो एक्सेलरेटेड, फ्रिक्वेंटली एक्सेलरेटेड या फिर इनहिबिटेड होते हैं कुछ सबस्ट्रेट की वजह से, उनको कोफैक्टर का नाम दिया गया है। कोफैक्टर जो है इनको जो है कोफैक्टर्स को जो है फर्दर कैटेगराइज किया गया है 3 कैटेगरीज में। जो सबसे पहली कैटेगरी है वो है कोएंजाइम। इफ द कोफैक्टर इज एन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, अगर कोफैक्टर जो है कोई ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हो तो उसको कोएंजाइम कहा जाता है। विदाउट कोएंजाइम सर्टेन एंजाइम्स आर अनएबल टू फंक्शन। कुछ कोएंजाइम्स ऐसे होते हैं जिनके बिना जो है वो एंजाइम अपना काम नहीं कर पा रहा होता है, यानी वो अपना फंक्शन जो है वो परफॉर्म नहीं कर सकता। जैसे कि कोएंजाइम ए है, NAD है, FAD वगैरह इसके एग्जांपल है। मोस्ट विटामिन्स आर कोएंजाइम्स और रॉ मटेरियल फ्रॉम विच कोएंजाइम्स आर मेड। जो मोस्ट ऑफ विटामिन्स और जो कोएंजाइम्स होते हैं ये रॉ मटेरियल होते हैं कोएंजाइम्स का, क्योंकि जो कोएंजाइम्स जो हैं वो इनसे बने हुए होते हैं। जो सेकेंड है वो है एक्टिवेटर्स। एक्टिवेटर्स इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस विच इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ एन एंजाइम आर कॉल्ड एक्टिवेटर्स। एक्टिवेटर्स जो है वो कुछ इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं। इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन जो है वो मौजूद नहीं होता, यानी वो डायरेक्टली जो है एक दूसरे से अटैच नहीं होते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन। इनको कहते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। ऐसे सब्सटेंसेस जो हैं वो किसी एंजाइम के जो है रेट ऑफ रिएक्शन को, उनकी एक्टिविटी को जो है उनकी कैपेबिलिटी को कि वो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाएं या उनकी एक्टिविटी को जो है ये इंक्रीज करते हैं। ऐसे सब्सटेंसेस जो है, ऐसे इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जो हैं वो एक्टिवेटर्स कहलाते हैं। इनके एग्जांपल जो हैं वो मैग्नीशियम है, ये एक इनऑर्गेनिक एक्टिवेटर है एंजाइम्स का। जो फॉस्फेटेज हैं और जिंक आयन जो हैं ये एक एक्टिवेटर है एंजाइम का जो कार्बोनिक एनहाइड्रेज है। यहाँ पे ये बात आपसे एमसीक्यूज में पूछी जाएगी कि जा सकती है कि जो मैग्नीशियम है उसका फॉर्मूला क्या है, या फिर ये इनऑर्गेनिक है या ऑर्गेनिक है, और ये कौन से एंजाइम के साथ ये कौन से एंजाइम के लिए एज अ एक्टिवेटर ये काम करता है। या फिर जिंक के बारे में आपसे क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है। For more details on remaining lectures, chapters and exercises of this book, please send us a message on WhatsApp number। ये WhatsApp number जो यहाँ पे mention है, यहाँ पे आप मैसेज कर सकते हैं इस बुक से या इस एक्सरसाइज से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो या क्वेरी हो, हम ज़रूर आपको रिस्पॉन्स करेंगे। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं at alpineacademy@gmail.com। इसके बाद है इनहिबिटर्स। जो थर्ड कैटेगरी है वो इनहिबिटर्स कहलाते हैं। सब्सटेंसेस विच डिक्रीज द एक्टिविटी ऑफ एन एंजाइम आर कॉल्ड इनहिबिटर्स। कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी को डिक्रीज कर देते हैं, रोक देते हैं, उनको कहते हैं इनहिबिटर्स। The inhibitors may act by combining directly with the enzyme or may react with the activator. Therefore, activator does not remain available to enzyme for activation. ये इनहिबिटर जो हैं वो ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो या तो डायरेक्टली बॉन्ड करेंगे या डायरेक्टली अटैच्ड होंगे एंजाइम्स के साथ, और वो फिर मजीद काम करने नहीं देंगे एंजाइम को, या फिर ये क्या करेंगे, जो एक्टिवेटर्स हैं उनके साथ रिएक्ट करेंगे, एक्टिवेटर्स के साथ रिएक्ट करके उनको इनहिबिट करेंगे कि वो एक्टिवेट ना कर सकें एंजाइम्स को। अगर वो एक्टिवेटर्स ही काम ना करे और वो एंजाइम्स को एक्टिव ही ना करे तो मजीद एंजाइम जो है वो अपना फंक्शन जो है वो परफॉर्म
नहीं कर सकता, जिसकी वजह से कोई रिएक्शन जो है वहाँ पे नहीं हो सकता। Some inhibitors resemble the normal substrate molecule and compete for admission into the active site. कुछ जो इनहिबिटर जो होते हैं वो नॉर्मल जो सबस्ट्रेट की तरह ये दिखाई देते हैं, नॉर्मल सबस्ट्रेट की तरह ये होते हैं और ये compete करते हैं एक्टिव साइट में जाके अटैच होने के लिए। सबस्ट्रेट के साथ ये compete करते हैं, मुकाबला करते हैं कि वो जाके अटैच हो जाएं एक्टिव साइट पे। इस तरह के जो सबस्ट्रेट होते हैं इनको कहते हैं कॉम्पिटेटिव सबस्ट्रेट या कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर्स इनको कहते हैं। कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर्स इनको कहते हैं, सॉरी सबस्ट्रेट नहीं कहते, कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर्स इनको कहते हैं। रिड्यूस द प्रोडक्टिविटी ऑफ एंजाइम बाय ब्लॉकिंग द सबस्ट्रेट फ्रॉम एंटरिंग इनटू द एक्टिव साइट। और ये क्या करते हैं, जाके ये जाके जो है एक्टिव साइट पे जाके बैठ जाते हैं और सबस्ट्रेट के लिए जगह नहीं देते, जिसकी वजह से वहाँ पे कोई एंजाइम जो है कोई रिएक्शन जो है वो वहाँ पे परफॉर्म नहीं कर सके, क्योंकि वो सबस्ट्रेट को जगह ही नहीं दे रहा है, compete कर रहा है उसके साथ। तो जिसकी वजह से वहाँ पे जो रिएक्शन है वहाँ पे वो नहीं हो सकेगा। If the inhibition if the inhibition is reversible, it can be overcome by increasing the concentration of substrate, so the active site become available more substrate molecule than inhibitor molecules are around again enter their site. अभी क्या होगा अगर इनहिबिशन जो है वो रिवर्सिबल होगा, तो इसमें इसको ओवरकम किया जा सकता है इंक्रीज करके सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को। तो जो एक्टिव साइट है वहाँ पे चांसेस होते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल आके वहाँ पे बैठ जाए और जो इनहिबिटर का मॉलिक्यूल है वहाँ पे उसके लिए कोई जगह ना मिले। तो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ाने से एक तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि वहाँ पे जो इनहिबिटर्स होते हैं उनको जगह नहीं मिलेगी, या उनको बारी मिलेगी तो बहुत देर से बारी मिलेगी। Non-competitive inhibitors obstruct enzymatic reaction by binding to a part of the enzyme away from the active site. लेकिन कुछ जो इनहिबिटर्स ऐसे भी होते हैं जो एक्टिव साइट पे नहीं बैठते बल्कि एंजाइम के किसी और पार्ट में जाके बैठ जाते हैं, उनको कहते हैं नॉन कम्पिटेटिव inhibitors कहते हैं। This interaction cause the enzyme molecule to change its shape, rendering the active site unreceptive to the substrate or leaving the enzyme less effective to catalyzing for the conversion of substrate to product. अब इनका काम ये होता है कि ये जो इनहिबिटर्स होते हैं नॉन कम्पिटेटिव, वो बड़ा चालाक टाइप के होते हैं। वो जाके सबस्ट्रेट जो एंजाइम जो है उसके किसी और साइड पे जाके अटैच होंगे, जिसकी वजह से वहाँ पे जो एक्टिव साइट है उसका जो साइज है वो थोड़ा चेंज हो जाएगा, जिसकी वजह से वहाँ पे एंजाइम्स को सबस्ट्रेट को वहाँ पे आके बैठना मुश्किल हो जाएगा, जिसकी वजह से वहाँ पे जो रिएक्शन है वो होना पॉसिबल समटाइम नहीं होता, या उसके होने में टाइम लगता है, वहाँ पे सबस्ट्रेट आके बैठने में टाइम लगता है। तो अब सबस्ट्रेट वहाँ पे आके बैठेगा ही नहीं, तो जो प्रोडक्ट है वो कैसे होगा, या फिर उसको होने में टाइम लगेगा। इन नॉन कम्पिटेटिव इनहिबिशन अ मॉलिक्यूल बाइंड टू एन एंजाइम देन इट्स एक्टिव साइट अदर देन इट्स एक्टिव साइट। नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन में ऐसा होता है कि जो मॉलिक्यूल होता है, इनहिबिटर जो होता है, वो बाइंड होगा एंजाइम के एक्टिव साइड में होने की बजाय कहीं और जाके ये बाइंड होगा। दिस अदर बाइंडिंग साइट इज कॉल्ड एलोस्टेरिक साइट। इस जो एक्टिव जो साइट थी वहां बाइंड नहीं हुआ, किसी और साइट पे जो जाके जो बाइंड हुआ उस साइट को कहते हैं एलोस्टेरिक साइट कहते हैं। एलो मीन्स अदर या फिर स्टेरिक मीन्स स्पेस और स्ट्रक्चर। एलोस्टेरिक स्ट्रक्चर जो है या एलोस्टेरिक साइट किसे कहते हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चन में इसका क्वेश्चन बन सकता है और ये एग्जाम में आ सकता है। एंड द इनहिबिटर विच एक्ट एट दिस साइट इज कॉल्ड एलोस्टेरिक इनहिबिटर्स। और ऐसे इनहिबिटर जो जाके एलोस्टेरिक साइट पे जाके अटैच होते हैं, अटैच होने के बाद एंजाइम की शेप को खराब कर देते हैं कि वहाँ पे उसकी एक्टिव साइट पे आके कोई सबस्ट्रेट वहाँ पे आके ना बैठे। तो ऐसे जो इनहिबिटर्स हैं
उनको कहते हैं एलोस्टेरिक इनहिबिटर। तो इससे भी एक शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है कि एलोस्टेरिक इनहिबिटर जो हैं वो कौन से जो इनहिबिटर्स होते हैं जिनको एलोस्टेरिक इनहिबिटर्स कहा जाता है। फीडबैक इनहिबिशन। अब ये फीडबैक इनहिबिशन क्या है? The activity of almost every enzyme in cell is regulated by feedback inhibition. हर जो सेल में जो एंजाइम की एक्टिविटी होती है उसको रेगुलेट करने के लिए एक खास किस्म का मैकेनिज्म होता है जिसको कहते हैं फीडबैक इनहिबिशन। Feedback inhibition is an example of a common biological control mechanism called negative feedback. ये negative feedback की जो है एक समझ लीजिए एक एग्जाम्पल है कॉमन बायोलॉजिकल कंट्रोल के जो बायोलॉजिकल जो मैकेनिज्म जो होता है हमारी बॉडी के अंदर जो चलता रहता है उस की एक एग्जाम्पल इसको समझ लीजिए फीडबैक इनहिबिशन को, जिसको नेगेटिव फीडबैक कहा जाता है। When the product is in abundance, it binds competitively with its enzyme activity. Once the product is used up, inhibition is reduced and more product can be produced. In this way, the concentration of the product is always kept in a certain range. Most enzymatic pathways are also regulated by feedback inhibition, but in this case, the end product of the pathway bind at an allosteric site on the first enzyme of the pathway. This binding shut down the pathway and no more product is produced. अब इसमें जो है वो मजे की बात ये हो रही है कि जो एंजाइम्स हैं वो अपने प्रोडक्ट जो है वो बना रहे होते हैं, वो एक प्रोसेस से गुजर कर जब प्रोडक्ट बना रहे होते हैं तो जितना बॉडी ने यूज करना होता है उतना वो यूज कर चुका होता है। बॉडी यूज करने के बाद भी वहां पे प्रोडक्ट बन रहे होते हैं तो वहां पे प्रोडक्ट की क्या होगी, एक्यूमुलेशन हो जाएगी, वहां पे प्रोडक्ट जमा हो जाएगा। तो यहाँ पे अब क्या करेगा, जो फीडबैक इनहिबिशन में जो है जो ये जो बन रहा था इसमें, तो ये जो वापस चला जाएगा और जाके एंजाइम नंबर 1 पे, यानी जो फर्स्ट एंजाइम था वहां पे आके बैठ जाएगा। तो ये वो वहां पे आके एंजाइम की जो एलोस्टेरिक साइट थी वहां पे आके ये बाइंड हो जाएगा, जिसके बिना पर जो है जो ज्यादा एंजाइम जो काम कर रहे थे उनका काम रुक जाएगा। जब उनका काम रुक जाएगा तो मजीद फर्दर प्रोडक्ट जो है वो नहीं बन सकेगा और वो काम जो है तब तक रुका रहेगा जब तक उस प्रोडक्ट की उसको जरूरत ना हो। जब प्रोडक्ट की जरूरत वहां पे पड़ेगी तो वो वहां से उठ जाएगा, उठ के चला जाएगा, जिसकी बिना पर वो रिएक्शन जो है वो फिर से स्टार्ट हो जाएगा, जिसकी बिना पर जो है वो प्रोसेस चलता रहेगा। और ये प्रोसेस जो है वो हमारी बॉडी के अंदर या किसी भी लिविंग बॉडी के अंदर चलता रहता है। इसको कहते हैं कि ये कॉमन बायोलॉजिकल कंट्रोल मैकेनिज्म है और ये फीडबैक इनहिबिशन की एग्जांपल है, जिसको कहा जाता है नेगेटिव फीडबैक। यानी हमारी बॉडी एक काम कर रही है और हमें उसकी जरूरत नहीं है तो बॉडी ने कहा कि नहीं बस रुक जाओ, अब और काम नहीं करना। जब जरूरत पड़ेगी तो वहां से वो हट जाएगा, एलोस्टेरिक साइड से हटने के बाद जो है जो इन प्रोडक्ट हैं वो एलोस्टेरिक साइड से हट जाएगा। हटने के बाद जो है वो अपना काम जो है एंजाइम फिर से शुरू करेंगे और फिर दोबारा से प्रोडक्ट जो है वो बनना शुरू हो जाएगा। For more details on remaining lectures, chapters and exercises of this book, please send us a message on WhatsApp number। ये WhatsApp number जो यहाँ पे मेंशन है, यहाँ पे आप मैसेज कर सकते हैं इस बुक से या इस एक्सरसाइज से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो या क्वेरी हो, हम ज़रूर आपको रिस्पॉन्स करेंगे। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं at alpineacademy@gmail.com। इस पिक्चर में देख सकते हैं 3.7, ये जो पिक्चर आपकी बुक की ही पिक्चर है। पेज नंबर 48 में ये पिक्चर है। इसमें जो सबस्ट्रेट है थ्रियोनिन जो है वो कन्वर्ट हो रहा है आइसोल्यूसिन में, ये जो इन प्रोडक्ट है इसका। इसमें जो है ये डिफरेंट एंजाइम से गुजर के
एंजाइम 1, 2, 3, 4 एंड 5 जो है इनसे गुजर के फिर ये प्रोडक्ट बन रहा है आइसोल्यूसिन, जो इसका एंड प्रोडक्ट है थ्रेओनिन का। अब यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनने के बाद मजीद ये प्रोसेस चलता रहे तो यहाँ पे आइसोल्यूसिन की क्या हो जाएगी, एक एक्यूमुलेशन हो जाएगी, यहाँ पे जमा हो जाएगा। तो ज़्यादा की अगर बॉडी की जो प्रोडक्ट है उसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है तो क्या करेगा, यही प्रोडक्ट क्या करेगा, वापस जाएगा और जाके एंजाइम नंबर 1 के ऊपर बैठ जाएगा। एंजाइम नंबर 1 पे कहाँ पे बैठ जाएगा, एंजाइम नंबर 1 के जो एलोस्टेरिक साइट थी वहां पे ये बैठ जाएगा। एलोस्टेरिक साइट पे बैठने के बाद अब वहां पे जो है फर्दर कोई मजीद वहां पे जो प्रोसेस है वो नहीं चलेगा, जिसकी वजह से वहां पे जो प्रोडक्ट है वो नहीं बनेगा। प्रोसेस नहीं होगा तो ऑब्वियसली वहां पे प्रोडक्ट नहीं बनेगा। जब तक वो जो प्रोडक्ट जो है वो यूटिलाइज ना हो, फिर से जो प्रोडक्ट जो है वो बनने नहीं देगा। वो प्रोडक्ट यूटिलाइज हो, वहां पे प्रोडक्ट की मजीद जरूरत पड़े तो वहां से फिर से उठ जाता है, यानी वो एलोस्टेरिक साइट से हट जाता है। हटने के बाद जो है ये फिर से थ्रेओनिन जो है वो फिर से आइसोल्यूसिन जो है वो बनाना शुरू करते हैं। ये डिफरेंट एंजाइम के स्टेप से जो है गुजर कर ये अपना प्रोडक्ट जो है वो कंप्लीट कर लेता है और यही प्रोसेस जो है वो बार बार चलता रहता है। ये आज का हमारा लास्ट टॉपिक था एंजाइम के चैप्टर का, और आज एंजाइम का जो चैप्टर था, चैप्टर नंबर 3, वो कंप्लीट हो गया है। इसके बाद जो है हम आपको जो इसके एमसीक्यूज है इन ऑफ चैप्टर आपको जो आपसे जो पूछे गए हैं उनके आंसर्स आप लोगों को दिखाएंगे नेक्स्ट स्लाइड में। नंबर 5 जो फैक्टर है वो इफेक्ट ऑफ वाटर है। वाटर इज इंक्रीज फॉर एंजाइम एक्टिविटी एज इट इन्फ्लुएंस द रेट ऑफ एंजाइमेटिक एक्टिविटी। वाटर जो है वो एंजाइम की एक्टिविटी को इंक्रीज करता है, वो इसके लिए नेसेसरी होता है, क्योंकि जब वाटर जो है किसी भी, यहाँ पे एग्जांपल दी गई है जर्मिनेटिंग सीड के, तो किसी भी सीड के लिए जब हम कोई सीड बोते हैं तो उसके जर्मिनेटिंग जो एक्टिविटी होती है उसको इंक्रीज करने के लिए वाटर का देना ज़रूरी होता है। जब हम उसको वाटर देते हैं तो वो एक्सटेंड होता है, जिसकी वजह से वहाँ पे मौजूद जो एंजाइम्स होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं और वो जो सीड होता है वो जर्मिनेट हो जाता है। वहाँ पे जर्मिनेशन का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद जो है रेडिएशन, ये जो रेडिएशन जो है ये लास्ट फैक्टर है। Radiation enzymes are generally inactivated rapidly by exposure to ultraviolet light and also to X-rays because it alters the shape of protein, या फिर हम एंजाइम कह सकते हैं। जो रेडिएशन है ये जनरली इनएक्टिवेटेड होते हैं और ये रैपिडली एक्सपोजर होते हैं अल्ट्रावायलेट जो लाइट है या फिर जो एक्सरेज वगैरह हैं, इनकी वजह से जो है एंजाइम्स या जो प्रोटीन जो है वो अल्टर्ड हो जाते हैं, यानी वो चेंज हो जाते हैं और वो फंक्शन जो है वो परफॉर्म नहीं कर सकते। जो रेडिएशन होती हैं वो वैसे भी हार्मफुल होती हैं। कुछ रेडिएशन ऐसी हैं जो जिनके ज़रिए किसी भी बीमारी का या किसी बीमारी का ट्रीटमेंट जो किया जा सकता है, जैसे कि कैंसर वगैरह के लिए रेडिएशन के ज़रिए ट्रीटमेंट की जा सकती है एक्सरेज के ज़रिए। लेकिन जो है प्रोटीन्स के लिए अगर हम रेडिएशन की बात करें तो ये एक ऐसा फैक्टर है जो प्रोटीन को उसके स्ट्रक्चर को ही अल्टर करके रख देता है, उसको चेंज करके रख देता है, जिसकी वजह से एंजाइम जो है उसके लिए फंक्शन परफॉर्म करना जो है मुश्किल हो जाता है। किसी भी किस्म के क्वेश्चन या क्वेरी के लिए हमसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे या हमें ईमेल कर सकते हैं। इसके अलावा प्लीज़ हमारे यूट्यूब के चैनल अल्पाइन एकेडमी को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।